प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ्स का 2023 में आया हुआ सेट 1 देखेंगे, जिसका कोड 822 DV है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आपके पेपर में आपको दो खंड मिलेंगे, खंड ए और खंड बे। जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र के ए और बे दो खंड है ना। तो यानी आपको यहाँ पे दो खंड मिलेंगे, उन दो खंड में से आपको दोनों ही खंड करने हैं। और पहले खंड में आपको क्या होगा, खंड ए में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। तो आपको खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में से किसी एक का उत्तर लगाना है बस, है ना। उसको सॉल्व भी करके नहीं दिखाना, बस आपको सिर्फ उसका सही उत्तर बताना है, ठीक है ना। और जो आपका खंड ब है, उसमें 50 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, मतलब सॉल्व करने के, है ना, वो होंगे। ठीक है, तो आप बच्चों, अगर आप खंड ए चूज करते हो पहले, तो आप खंड ए के 20 के 20 सारे बहुविकल्पीय वहीं पर आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुविकल्पीय पहले कर लो और फिर खंड बे पर चले जाओ और बे के कुछ करके फिर आ जाओ, खंड ए लिख दो और फिर इसके बाकी बहुविकल्पीय कर दो, है ना। ऐसा मत करना। आपको क्या करना होगा, खंड ए अगर आपने लिख दिया है तो बस उसी के पहले 20 क्वेश्चन पूरे कर दो, फिर खंड बे पे जाना। अगर खंड बे पहले लिख दिया तो खंड बे पहले कर लो, खंड ए बाद में कर लो, ठीक है ना। इसके सारे करके फिर इस पर आ जाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आपका पहला खंड ए में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसने कहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। अब देखिए, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि इसमें से क्या सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। ए क्रॉस बी बराबर, यानी ए और बी का अगर हम मल्टीपल कर दें तो वो उनका में से और उनके लैसे के गुना के बराबर आता है, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात बच्चों। तो इसका डी डी ऑप्शन सही होगा ना बच्चों, ठीक है। देखिए हम इस ऐसे लिख देंगे, है ना, फर्स्ट का हम लिख देंगे कि फर्स्ट का आपका जो है वो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अब डी ऑप्शन जो है वो ये है, ए क्रॉस बी बराबर में से किसका, ए बी का में से गुना और ए बी का ले से, ए बी का में से और ए बी का ले से, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। ये सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर भागफल देखेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे आप ऐसे लिख देना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है, तो आप अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान बताओ, है ना। तो बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए m बराबर उसने 7 दिया है, n बराबर उसने m+7 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी 5 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, n = 5 + 7 कितना हो गया, n की वैल्यू 7 और 5 12 आ गई, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। गुना कर दो, 5 गुना 5 25, 12 गुना 12 144, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 169, 169 का हो जाता है 13, ठीक है ना। तो 13 किस ऑप्शन में है, सी में। तो आप क्या करोगे, आप ये सॉल्व नहीं करोगे वहां पे, आप इसको रफली सॉल्व करके आप सिर्फ ये लिखोगे कि तीसरे का सी ऑप्शन यानी 13, बस ये सही है, ठीक है ना। तीसरे का सी ऑप्शन यानी 13 सही आंसर है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, आप ये सॉल्व रफली करोगे, ठीक है ना, रफली करके फटाफट से ये लिख दोगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है ना। जिन बच्चों, जिन क्वेश्चन पे ये स्टार लगे हुए हैं, ये वाले ऐसे ऐसे, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये कट चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इन पर टाइम वेस्ट ना करें, आप जो है जो आपके सिलेबस में है उन्हीं क्वेश्चन को करें, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से आएगा, ये आपके सिलेबस की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो दो रेखिक समीकरण है, और यदि ये कंडीशन हो तो क्या होगा, इनमें से क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसी ऐसी तीन कंडीशन है हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या है कि अगर दो रेखिक समीकरण ऐसी हों, a1x वाली और a2x वाली, तो ये कंडीशन क्या क्या है, देखिए हमारे पास एक तो ये है, यदि हमारे पास ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर उसने ये दे दिया तो इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर उसने ये दे दिया कि a1/a2
A1/A2, B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। अगर उसने ये दे दिया तो इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। और अगर तीसरा उसने एक कंडीशन ये वाली दे दी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और लेकिन ये C1 और C2 के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है ना, ये रेखाएं समांतर होंगी। अगर उसने दो रेखाएं ऐसी दे रखी है, इस फॉर्म की, इन फॉर्म की दो रेखाएं दे रखी है, सबसे पहले ये रेशियो चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो प्रतिच्छेद करती हैं वो रेखाएं, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो संपाती। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो प्रतिच्छेद करती है। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो संपाती हैं दोनों रेखाएं। और अगर दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, ये तो समांतर है वो रेखाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या केस है, हमारा ये है कि ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी, है ना। तो हमारा पांचवे का क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा बी। हम ये लिख देंगे कि बी ऑप्शन है, रेखाएं संपाती हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, सातवें क्वेश्चन को देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों, यदि द्विघात समीकरण ये है, इसका एक मूल -2 है, तो p का मान बताओ। अब देखिए कितना आसान है ये, x² प्लस के 2x माइनस के p इक्वल्स टू 0। पहले बात ये ध्यान रखनी है कि मूल क्या चीज है। मूल वो चीज है कि मान लीजिए आपके पास x में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक द्विघात समीकरण है x में, जैसे ये है x में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 है, x1 है और फिर यहाँ नहीं है। और x का वो मान जो मैं इसमें रख दूं और ये 0 हो जाए सारा, x का वो मान जो मैं इसमें रख दूं वो 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, वो उसका मूल कहलाता है, वो उसका मूल कहलाता है, कि वो इसका मूल है, इस समीकरण का मूल है। अब उसने कहा है कि एक मूल इसका -2 है, इसका एक मूल -2 है, यानी मैं अगर इसमें -2 रख दूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बराबर 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें x बराबर -2 रख दूं तो ये 0 ही आएगा ये वाला। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे p का मान चाहिए, तो मैं बस x बराबर 2 रख दूंगा इसमें, x बराबर -2 इसमें रख दो, है ना। रखने पर तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और ये -p इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 4 - 4 -p इक्वल्स टू 0, 4 से 4 0, 4 में से 4 गए 0, -p इक्वल्स टू 0 बचेगा, तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, सातवें का ए ऑप्शन है। तो आप ऐसे लिखोगे, सातवें का ए ऑप्शन 0 आंसर। ठीक है ना, आप ऐसे लिख दोगे, आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बताओ। अब हमें एक एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु लेना है जो इन दोनों से समदूरस्थ हो। मान लीजिए हमारी ये है वो एक्स अक्ष, और ये हमारे पास वो पॉइंट है 2, -5, और एक पॉइंट हमारे पास ये है -2, 9, और एक पॉइंट ये बीच में यहाँ पे हमारे पास ऐसा है जो एक्स अक्ष पर स्थित है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये हमारे पास कोई पी पॉइंट है। और अगर ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब इसमें वाई का मान तो 0 होगा, एक्स की कोई वैल्यू होगी, हमें पता नहीं है तो हम एक्स रख लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 होगी। अब ए पी बराबर पी बी है। ठीक है ना, क्या है, ए पी बराबर पी बी है, क्योंकि उसने कहा है कि समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, समदूरस्थ बिंदु है, यानी इससे भी और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे है। तो इसका मतलब इसने ये कहा है कि ए पी बराबर पी बी है। अब अगर आपको दूरी का फॉर्मूला पता है, दूरी कैसे निकलती है, तो दूरी का, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अगर एक बिंदु ये है, एक बिंदु इनके बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो आपको क्या करना है, x2 - x1 माइनस करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू अंडर रूट। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है ना, आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी। अब बस आपको ये देखना है कि x का कौन सा मान इसमें सही है। देखिए हमारे पास ये जो उसने ये इसके निर्देशांक पूछे हुए, ठीक है ना, इसका निर्देशांक पूछे उसने, यानी हमें x का मान निकालना पड़ेगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बहुविकल्पीय कर रहे हैं आप, तो आप कम से कम समय में करो उसको। कैसे करेंगे, देखिए अब पहले तो इसके जैसा आप कोऑर्डिनेट ढूंढो ऑप्शन में कौन सा है। देखो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये 0 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से हो सकता है कोई। अब एक बार -7 x की जगह इसमें रख के देख लो, और एक बार 7 रख के देख लो। जब -7 रखोगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो बस यही पॉइंट है हमारा आंसर सही, और अगर 7 रख के दोनों तरफ इक्वल आया तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो हम -7 रख के देख लेते हैं, ठीक है ना, -7 रख के देख लेते हैं। -7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 - 2 -9 का स्क्वायर 81 प्लस
5 का स्क्वायर 25, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं इधर, यहाँ पे हमने x की जगह रख दिया -7। अब माइनस और माइनस प्लस, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए अगर हम जोड़े बिना तो यहीं से दिख रहा है 81 + 25, इधर भी 81 + 25, यानी दोनों बराबर आ रहे। तो यानी जो हमने ये ऑप्शन रखा ये बी वाला यही सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है बी, 9 का बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 9th का बी ऑप्शन सही है, -7,0। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा बच्चों। अगर हमें ये सब्जेक्टिव में मिलता, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता, जैसे हमारा खंड ए है और खंड ब है, अगर ये खंड ब में होता तो हम इसको सॉल्व करते, एक्स की वैल्यू निकालते और फिर यहाँ रखते, तब आता हमारा आंसर। लेकिन हमें ये बहुविकल्प में करना है तो हम जल्द से जल्द करेंगे, जल्द से जल्द में बस आप वेरीफाई करके दिखा लो। अगर इसमें वेरीफाई करता है तो इसका मतलब यही सही है ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी ये तो हो गया। अब ये 10वें की बारी है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे 10वें पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें AB बराबर AC, देखो इसने दे भी दिया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन वेरीफाई करेगी? तो अब आप देखिए, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया। ठीक है ना, अब इसने कहा है कि AB बराबर AC है, यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर है, यानी जो वाली साइड है इस साइड के बराबर है ये भुजा के। तो अब क्या होगा, देखो ये आपने थ्योरम पढ़ी भी होगी कि जब आपकी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके सम्मुख कोण ये वाला, इसके सम्मुख कोण ये वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ये वाली कंडीशन होती है ना। तो देखिए अगर ये मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, तो ये मिल गई सी ऑप्शन में। ठीक है ना, तो 10वें का सी आंसर हो जाएगा। 10वें का सी क्या कहता है? एंगल बी बराबर एंगल सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर कोसे है तो आपको ए का मान बताना होगा, है ना, क्योंकि आप ये तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन ए बराबर कोसे है तो ए का मान बताओ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर कोसे लिख देंगे। ठीक है ना, साइन ए बराबर कोसे। अब साइन को अगर मैं कोसे में ही चेंज कर लूँ तो ये हट जाएगा। तो देखिए हम साइन को ऐसे लिख लेते हैं, कोसे को मैं साइन में बदल लूँ और इसको लिख दूँ 90 - a। ठीक है ना, 90 - a सही है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, मतलब यहाँ से हट जाएगा साइन, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 - a। a को इधर ले आओ तो कितना हो गया, 2a इक्वल्स टू कितना हो गया, 90, है ना। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 90 बाई ये 2 बटे में आ जाएगा और आ जाएगा 45। तो यानी a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ जाएगी। 45 डिग्री कौन सा है, सी ऑप्शन। तो 13वें का सी ऑप्शन आपका सही है। 13वें का सी ऑप्शन यानी 45 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको रफली सॉल्व करना है। ठीक है ना, 13वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 14वां क्वेश्चन ये कहता है कि यदि a बराबर ये है तो आप इसका मान बताओ। आपके पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है ना, आपको इनके मान याद होने चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, और ऐसे ये लिख सकते हैं 1 + cot a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करो, आप बस वैल्यू रख दो। tan a की जगह आपने क्या रख दिया, 30, tan 30 का स्क्वायर अपॉन ये आ गया आपके पास 1 + cot 30, cot 30 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 + 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, √3 × √3। और 1 + cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 के उल्टा, तो ये हो जाएगी √3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 3 और 1 4, 4/3 और अपॉन में आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 14th का डी ऑप्शन, है ना, 14th का डी ऑप्शन 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 15th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे आपके पास, आपको जल्दी से जल्दी करना है बहुविकल्प में, तो आप इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको सिर्फ रफली सॉल्व करना है फटाफट। एक गोले की त्रिज्या, अगर मैं त्रिज्या आर मान लूँ, ठीक है ना, माना गोले की त्रिज्या आर है, और अगर गोले की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले की त्रिज्या अगर आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², 4πr²। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 2 गुना कर दें,
उसको 2 गुना कर दें तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है पहला। अब अगर मैं बाद में उसमें चेंज कर देता हूँ, है ना, यानी उसकी त्रिज्या दोगुनी कर देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिज्या दोगुना करने पर, त्रिज्या दोगुना करने पर अगर मैं त्रिज्या को दोगुना कर दूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई 4r स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, आप 4 आगे लिख लूँ ये वाला में, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, अब त्रिज्या चेंज करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जितनी वृद्धि आपने की, जितनी हुई उसमें वृद्धि अपॉन उसकी प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था, यानी जो शुरू में उसका क्षेत्रफल था, आरंभिक कह लो या प्रारंभिक कह लो, प्रारंभिक क्षेत्रफल या आरंभिक क्षेत्रफल इंटू 100 लगा दो तो प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई, जितना वो पहले था उससे ये कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल 4 गुना है और एक ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये तो एक ही है। अब अगर मैं देखूं तो कितना हुआ ये, देखिए ये जो क्षेत्रफल है मान लीजिए मैं इसको ए मान लेता हूं, ए, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4a, है ना, ये 4a आ गया। तो आपकी वृद्धि कितनी हुई, 4a में से एक हटा दो, 3a की वृद्धि हो गई, है ना, पहले ए था अब 4a हो गया तो 3a की वृद्धि हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3a, और अपॉन में आरंभिक क्षेत्रफल कितना था, ए ही था, इंटू 100 हो गया, ठीक है ना, ए से कैंसिल आउट हो गया, ये परसेंट में है, तो ये कितना हो जाएगा 300%, 300%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 300% कौन सा है, सी ऑप्शन। तो आप क्या लगा सकते हैं, 15th का सी में भी 300%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे, है ना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये सारणी दे रखी है इसने और इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका माध्य निकालना है। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी, बल्कि ये हो तो आप रफली करोगे, ठीक है ना। हम डायरेक्ट करते हैं, देखो जब ऐसा वर्ग अंतराल दिया हो और माध्य पूछ रहा हो, समान माध्य पूछ रहा हो, तो आप कैसे निकालते हो उसका माध्य। हम सबसे पहले एक टेबल मध्यमान निकालते हैं, जब वर्ग अंतराल दिया हो। मध्यमान कैसे निकलता है, इनको जोड़ करके आधा कर दो, इनको जोड़ करके आधा कर दो, तो 0 और 2 के जोड़ करके जो मध्यमान आएगा, मध्यमान की टेबल जो होगी उसको हम x मान लेते हैं, मध्यमान जो होगा वो x होगा, ठीक है ना। अब 0 और 2 को जोड़ करके आधा कर दो, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1। अब 4 और 2 6, 6 का आधा 3, फिर 6 4 10, 10 का आधा 5, कैसे चल रहा है 1 3 5 7 9 ऐसे चलेगा, बस ये 9 आ जाएगा, 10 और 8 18 का आधा 9, ये हो गया। अब उसने f दे रखा है, ठीक है ना, f क्या दे रखा है उसने, देखिए उसने दिया हुआ है 3 1 5, 3 1 5 4 7, ठीक है, ये f हो गया आपका। अब निकाल लो बस आप xf, fx या xf एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 9 सते 63, ये हो गया पूरा। आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ करके आपका आ जाएगा 122, यानी 122, और इनको जोड़ करके क्या आएगा, इनको जोड़ करके आ जाएगा आपको 20, ठीक है ना। तो आप क्या निकालोगे, आप जब माध्य माध्य निकालोगे तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, है ना, यानी योग बटे संख्या। तो योग पूरा कितना आया 120, कितनी संख्याएं थी 20 संख्याएं थी। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.1, है ना। देखिए 2 6 12, 2 एकम 2 और एक जीरो है तो 6.1, तो 6.1 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप इसको ऐसे लिख देंगे 17 का डी ऑप्शन 6.1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 8वां क्वेश्चन की बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, उसका माध्यक होगा। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है ना बच्चों। तो देखिए हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य ये होगा, बहुलक ये होगा। जो माध्य दिया है उसने वो कितना दिया है, माध्य उसने दे दिया है आपको 24.1, और उसने बहुलक आपको दे दिया है, बहुलक बहुलक दे दिया उसने 28। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसका माध्यक निकालना है, माध्यक, ठीक है ना, उसका माध्यक निकालना है। तो बच्चों आप एक रिलेशन हमेशा याद रखो, क्या कि ये रिलेशन है 3 गुना मध्यिका, 3 गुना मध्यिका बराबर बहुलक प्लस बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य,
ये एक रिलेशन आप याद रखो, जब भी इनमें से किसी दो की वैल्यू देगा वो, तो तीसरे की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या दिया है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है। माध्य बहुलक यहाँ रखो, माध्यक निकाल लो। तो हमारा माध्य क्या होगा, हम इसको m मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, फटाफट करेंगे ना, क्योंकि ये बहुविकल्प है। बहुविलक क्या होगा, बहुलक क्या हो जाएगा आपका 28। बहुलक क्या हो जाएगा आपका 28, तो आप इसमें क्या रख दोगे, यहाँ पे 28 रख दिया आपने, प्लस 2 गुना, 2 गुना कितना, माध्य, माध्य है आपका 24.1, अपॉन में आ जाएगा आपकी कितना, अपॉन में आ जाएगा 3, क्योंकि ये यहाँ पे 3 है। अब देखिए 28 प्लस 24.1 गुना 2, ये हो गया आपका 24 दूनी 48, 48.2, 48.2 अपॉन में आ जाएगा आपके 3, ठीक है। अब जब आप इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ करके आपको आएगा, आपका जो इनको जोड़ करके आएगा कितना आएगा, 8 और 8 16 का 6 हासिल को 1, 4 2 6 और 1 7, 76.2 अपॉन 3, 76.2 अपॉन 3। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये 25.4 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आपको सी ऑप्शन लगा करके आंसर दे देंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि वर्ग अंतराल की एक टेबल दे रखी है, इसने बारंबारता बता रखा है और कह रहा बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, सिर्फ आपको बहुलक देखना है कि किस में ज्यादा है। तो आप ये देख लीजिए सबसे ज्यादा बार किस में, बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट किसने किया है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट ये 23 वाला हो रहा है ना, 23 बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा वर्ग अंतराल है, ये 20 30, तो यही अंतराल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 30 यानी बी, तो 19 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है इसमें, 20 30 वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 20वां क्वेश्चन। ये कहता है कि माध्यम, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध। अभी हम पीछे पढ़ के आए, हमने लिखा था कि 3 गुना माध्यक, 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब अगर ये कहीं मिल जाए हमें तो आंसर हो जाएगा। देखिए 3 माध्यक तो कहीं नहीं है ना, ये नहीं है माध्यक, ये वाला ये नहीं है, ये वाला हो जाएगा। देखिए इसने बहुलक बराबर, ये इसको इधर भेज दिया है ना, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक माइनस इधर से ये भेज दो तो ये हो जाएगा 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक। तो यही इसने दे रखा है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो आपका 20 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अब आता है आपका खंड ब। तो बच्चों चलते हैं खंड ब की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका खंड ब है। तो आप सबसे पहले, जब आपका खंड ए पूरा कंप्लीट हो जाए पेज पे, तो आप अगले पेज से शुरू कीजिएगा खंड ब, और सबसे ऊपर लिख दीजिएगा अच्छे से बड़ा बड़ा कि ये खंड ब है, ठीक है ना। ऐसे करके आप लिख दीजिए उसको, ठीक है। अब खंड ब में आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, उसका भी पहला क्वेश्चन, ये आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसमें सब सारे क्वेश्चन करने हैं, और इसमें 6 क्वेश्चन है, 5 ये हैं, एक आगे दे रखा है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 6 के 6 आपको करने हैं। तो पहला देखिए आप, इसने कहा है कि 2 कोस स्क्वायर 45, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल्स टू कोस थीटा है। तो आपको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको पता होगा, एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हम कहेंगे कि सूत्र, सूत्र से। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो आपको कोस 2 थीटा कर देना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा की जगह क्या था 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा कोस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस 45 दूनी 90, 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा कोस थीटा। और ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो यहाँ से कोस हट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपका थीटा का मान आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन इसका क्या कहता है, फर्स्ट का ख, ये क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत मतलब कर्म से, है ना, 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। कैसे आते हैं, जैसे 2 है,
2 और 3 है, क्रम से है ना ये एक के बाद एक, तो 2 और 3 है। तो अगर मैं एक को x मान लेता हूँ वो 2 आएगा, तो उससे अगला कैसा आएगा, 2 में कितना जोड़ के अगला 3 आएगा, तो एक ही जो जोड़ के आएगा ना अगला, है ना, नेक्स्ट उससे एकदम जस्ट अगले वाला एकदम। तो x से अगले वाला क्या होगा, x+1 होगा। जैसे 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 4 है ना, इंटीजर कहा है इसने, पूर्णांक, पूर्णांक पूरे पूरे नंबर हुए ना इसलिए। तो x तथा x+1 हमने मान लिए। अब उसने कहा कि उनके वर्गों का योग 365 है, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो इनका वर्ग किया हमने, दोनों का वर्ग किया और उनको जोड़ दिया, कितना रख दिया, 365 रख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x² एज इट इज प्लस a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x इक्वल्स टू 365, x² 2x² प्लस के 2x आ गया, और ये 1 है, प्लस का 365 इधर से माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 364 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। दो सारों में है तो 2 से डिवाइड कर दिया, x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182 आ गया। 182 कैसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, क्या होता है 14 और 13, तो प्लस के क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको ये फैक्टर नहीं होते हैं तो आप ये एलसीएम ले लीजिएगा ऐसे वाला, इससे कर लीजिएगा। देखिए 2 नीम 18, 2 एकम 2, 13 7 91 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 13 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे आसानी से, है ना। तो 14 इसको हम लिख सकते हैं 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हैं ना। 14 में से 13 गया, एक ही x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² x को माना जाएगा तो बचेगा x प्लस के 14 माइनस इनमें से 13 को माना जाएगा, बचेगा x प्लस के 14, और इन दोनों में से क्या को माना जाएगा, x प्लस के 14, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये फैक्टर हो गए। अब x की वैल्यू इससे तो माइनस में आएगी जब आप दोनों को अलग अलग जीरो रखोगे, इसको भी जीरो रखोगे या इसको भी जीरो रखोगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 14, या यहाँ से आएगी आपकी वैल्यू x इक्वल्स टू 13, है ना, x की वैल्यू 13। तो बच्चों आप इसमें दोनों बताइएगा, क्योंकि उसने दो, पहली बात तो ये उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, x इक्वल्स टू 13। तो देखिए पहला धन पूर्णांक हमारे पास 13 हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपके पास ये दो धनात्मक क्रमागत धन पूर्णांक आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है आपका कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी ये पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस दोनों की बराबर हैं, तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों पहले का गया क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा हमने बहुविकल्प में एक क्वेश्चन किया था समदूरस्थ वाला, सेम ऐसे ही होगा। आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपके पास ये क्या है 3,6, और दूसरा आपके पास ये पॉइंट ये है माइनस के 3,4। इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो एक पॉइंट पी है बीच में, कोई पी मान लेते हैं, वो पी पॉइंट है, वो एक्स वाई है, उसने कहा है एक्स वाई है, ठीक है ना। अब ये इन दोनों से समदूरस्थ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना पी एक्स कोमा वाई बिंदु ए तथा ए में इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 3 और 6, ए तथा बी माइनस 3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। ये तो उसने दे ही रखा है, हमने सिर्फ ये माना है कि ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है ना। तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब दो ये समदूरस्थ होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा आपका AP बराबर PB होगा। अब AP कैसे निकलता है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया। अब इधर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ओर का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, है ना, दोनों ओर का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा अंदर वाला और इधर का ये बचेगा, तो इनको ओपन करना पड़ेगा हमें। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6y 6x, ठीक है 6x, और ये वाला प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 36 हो गया, और माइनस के 6 दूनी 12y, ये तो ये आ गया, और इक्वल में इक्वल ये दूसरे वाला, यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो ये माइनस है, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दो तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे खुलेगा जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा
या आप डायरेक्ट कर लो, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस के 2a भी लगाओ, 2 की गुना ए में करोगे बी में करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6x प्लस, ऐसे ये खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 दूनी 8y। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, क्योंकि ये एक साइड है, ये इक्वल के दूसरी साइड है, तो अगर सेम साइन के हो तो कट जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस हो जाएंगे वो। और इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, प्लस के हैं दोनों तरफ, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास -6x प्लस के 36 और माइनस के 12y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y है, ठीक है। अब देखिए 6x इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6x और माइनस के ये 6x आ गया, माइनस के 12y ये रहा, और प्लस के 8y ये आ गया, और इधर 16 है और इधर 36 में इधर ले जाता हूँ, माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस के 12x, ये माइनस के 12 सॉरी माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4y बचेगा, है ना। तो हम इसको लिख देंगे माइनस के 4y, माइनस के 4y इक्वल्स टू होगा माइनस के 20, 36 में 16 गए 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबको -4 से डिवाइड कर सकता हूँ, -4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3x हो जाएगा, प्लस ये 4y हो जाएगा, और -4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा। बस ये आपका x और y में संबंध आ गया है, तो आप इसी को आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 का डे, ये कहता है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी इसी फॉर्मूले के इसी पेपर में कर चुके हैं ना, तो यानी इससे पता चला है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उस पर आप जरूर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए बी है ये वाला, और एक पॉइंट ये है -a, -b, इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। बिंदु ए बी तथा -a, b के बीच की दूरी, के बीच की दूरी देखिए, अंडर रूट, ये x2 है, ये x1 है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर, -a ये वाला और फिर माइनस फॉर्मूले का और a ये वाला, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पहले, तो आप पहले फॉर्मूला लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, बीच की दूरी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -a -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर, प्लस ये -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर, यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 कॉमन, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 अगर आप रूट से बाहर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये 4 रूट से बाहर लोगे तो 4 का रूट से बाहर आ जाएगा 2, अंडर रूट में तो यही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन, पहले का 6, फर्स्ट का 6, ठीक है। देखिए हमें क्या, सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। पहले उसमें क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, उसमें लिख दीजिए आप वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख दिया आपने। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब आपको एक टेबल बनानी है, माध्यमान लिखना है उसमें, क्या लिखना है, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, उसको हम x से डिनोट कर देते हैं, xi से या x से, ठीक है। इनको जोड़ करके आधा कर दो, 10 और 0 को जोड़ करके 10, 10 का आधा 5, इनको जोड़ करके आधा 30 हो गया, 30 का आधा 15, 50 हो गया 25। अब देखो डिफरेंस, 5, 15, 25, 35, 45 ऐसे लिख दो, ठीक है ना, बहुत आसान। अब आप इसकी बारंबारता लिखो, जो इसको हमने f से डिनोट किया है, ये वाली बारंबारता, ये क्या है, 3, 10, 11, 9, 7। अब मध्यमान निकालना है, माध्य निकालना है, इसका मतलब आपको XF निकालना पड़ेगा, FX है ना, या FX कह लो, FI XI, इनकी गुना कर लो, 5 दिया
15, 15 और 10, देखिए क्या हो जाएगा, 15 धाम 150, 15 धाम 150 और 25 की 11 में करेंगे तो ये आ गया 5, 5 और 2 7 और 2 का 2, 175, ठीक है। 9 पंजे 45 का 5, हासिल को 4, 9 तिया 27 और 4 31, 7 पंजे 35, 35 का 5, हासिल को 3, 7 चौक 28 और 3 ये भी 31, ठीक है ना। ये हो गया आपकी टेबल पूरी। आपको निकालना है इनका जोड़, ठीक है। अब देखिए आपको इसका भी जोड़ चाहिए, आपको इसका भी जोड़ चाहिए टोटल। तो देखिए 5 10 15 20, 20 की 0, हासिल को 2, 2 3, 3 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल को 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये भी तो है 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1060 और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 10 और 11 और 9 20, 30 हो गए, 30 और 7 और 3 10, ये 40 ये हो गए, ये हो गए 40। तो आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर आपका क्या आ जाएगा, माध्य बराबर, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी एफ एक्स का जोड़ और एफ का जोड़, ठीक है ना। एफ एक्स का जोड़ कितना है 1060, इसका जोड़ कितना है 40। अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आगे चले गए 26 हो गया, 4 6 24, फिर 2 बच गए, पाइन लगी 0 बढ़ गई, 4 पंजे 20, 26.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।